तो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है, डिफरेंट लॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, अलग अलग एनर्जी कन्वर्जन की प्रोसेसेस क्या है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी, कंजर्वेशन एंड ऑल। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होता है, तो इसे आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी गाइस, एनर्जी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज एनी प्रोसेस और चेंज। मतलब इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, या जो भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हो, एक्टिविटी देख रहे हो, लाइक वाटरफॉल्स होते हैं, ठीक है, पानी, वाटरफॉल्स, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, या फिर आप लोग ब्रीथ कर रहे हो, या आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, या जैसे प्रेशर कुकर किचन में अगर आप देखो तो उसमें फूड को हमको इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था, आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है यहाँ पे। दुनिया में जो भी वाटरफॉल्स या जो भी चीजें हो रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं, वो सब, या जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अराउंड द वन, तो वो सब हमारे एनर्जी होते हैं, ठीक है। और इसे आप साइंस की भाषा में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, तो वर्क ही करेंगे ना, कोई भी चेंज अगर हमें लाना है दुनिया में, कोई भी प्रोसेस करनी है, तो उसमें वर्क लगता है, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका, क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है? वंडरफुल, कोई लैग नहीं हो रहा। तो वर्क होता है हमारा, करेक्ट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हमारा मतलब जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, दैट इज वर्क। इतना तो बेसिक आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। और वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज वन जूल, वन जूल क्या होता है, व्हाट इज वन जूल? तो वन जूल आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, तो वन जूल आप डिफाइन कर सकते हो एज, यू नो, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वन जूल वर्क जो होता है वो होता है हमारा व्हेन वन न्यूटन फोर्स, जब वन न्यूटन फोर्स हमारा लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी सिस्टम पे, उसे 1 मीटर की डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने के लिए, तो उसे हम वन जूल वर्क बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट से हमारा मतलब है, सपोज ये मेरा कोई सरफेस है या ग्राउंड है, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास, जिसके ऊपर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, मास m है। तो जब ये फोर्स लगाया मैंने 1 न्यूटन का, तो उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो जाएगा और एक न्यू पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो गैप है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये 1 मीटर का है, ठीक है। तो 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर जो वर्क किया वो हमारा वन जूल होता है। तो आप इसे लिख सकते हो एज वन जूल इज द वर्क डन टू डिस्प्लेस अ ऑब्जेक्ट बाय 1 न्यूटन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग और 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स। अब यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को, आई थिंक, वेक्टर्स का आइडिया होगा, ठीक है, वेक्टर्स एंड ऑल, उन सबका आइडिया तो होगा ही आप सभी को। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, तो उसी की तर्ज पे होता है। सपोज ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। सपोज अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से, इन लाइक दिस, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका कुछ ये, ठीक है, जिसे आप dx या डेल्टा x भी बोल सकते हो। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, क्या कोई बता सकता है व्हाट विल बी द वर्क डन? अगर फोर्स मेरा इस तरह से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो व्हाट विल बी द फोर्स वर्क डन हियर? यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं वर्क विल बी f इंटू डेल्टा एक्स, वो गलत है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन की जो डेफिनेशन है उसमें यह है कि डिस्प्लेसमेंट शुड अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम वर्क की बात करते हैं तो उस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। काफी लोगों ने आपने सही बोला, ठीक है, ये एक फन फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए अबाउट द वर्क। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, वन विल बी लाइक दिस एंड वन विल बी दिस। ओके, तो ये जो फोर्स है, अगर ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है, जैसे अगर ये एंगल थीटा है ग्राउंड से,
तो एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वो होता है एफ कॉस थीटा, और जो एंगल के दूसरी साइड कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। करेक्ट। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, फ्रैक्शन भी तो आएगा सर, बेसिक से चल रहे हैं ना, मैं सीधा आपके सामने अगर फ्रैक्शन की बात करूंगा आपको समझ में आएगा। तो आई होप ये सॉर्टेड है। ठीक है, अब वर्क की जब बात करते हैं या एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टडी करते हैं सिस्टम को। सिस्टम क्या होता है? तो इस यूनिवर्स में आपको बताइए अनंत ब्रह्मांड है, इनफाइनाइट यूनिवर्स है। तो इस पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी एक सिस्टम या जो स्पेस आप स्टडी कर रहे हो या जिसके ऊपर आप एनालिसिस करना चाहते हैं उसे हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन इज उस स्पेस में उस ऑब्जेक्ट में हमारा मैटर होना चाहिए। अब आपको पता है मैटर क्या होता है, हिंदी में जैसे द्रव्य बोलते हैं। मैटर इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास अपना मास होता है एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। स्पेस से हमारा मतलब हो गया वॉल्यूम। करेक्ट, वो हमारा मैटर होता है। और ये जो मैटर है इसे आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। अब एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं उसका भी। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है, बट आपको पता है मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन डिफरेंट बेसिस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, तो जो आप लोगों ने लिखा वो करेक्ट है। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज एज सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जनरली डेली लाइफ में हम इन तीन कैटेगरी में ही, तीन फिजिकल स्टेट्स में मैटर को देखते हैं या यूज करते हैं या सेंस करते हैं। ठीक है, सॉलिड, जैसे अगर हम बात करें ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या फिर एक वाटर बॉटल की बात करें फॉर एग्जांपल दिस, आई होप ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो प्लाज्मा आप डेली लाइफ में स्टडी नहीं करते अभिषेक, मैंने बोला डेली लाइफ में अब करेंगे सारी बातें, होल्ड करो गाइस। आई नो आपको चीजें पता है, ये बहुत ही बेसिक, इसमें हम कुछ नया नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, हम बस आपको हेल्प कर रहे हैं रिकॉल करने में, रिफ्रेश करने में सारे कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे ये बॉटल है, इसमें आप देखो आपको तीनों फेजेस दिख रहे होंगे। ये प्लास्टिक की बॉडी सॉलिड हो गया, ये एम्प्टी स्पेस, अगर आप देखो ये हवा है, गैस, एयर, एंड दिस इज वाटर, लिक्विड स्टेट। तो ऑल द थ्री फेजेस आर देयर। ठीक है, इन जनरल जो हम एनकाउंटर करते हैं। बाकी अब आप इतने आगे की अगर आप बात लोग कर रहे हो तो मैं आपको अगर बताऊंगा तो फिर आप कहोगे क्या बता रहे हैं। इन जनरल हम मैटर को फिजिकल स्टेट की बेसिस पे इनफाइनाइट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मोर देन 100 कैटेगरीज। ठीक है, मोर देन 100 कैटेगरीज मतलब बेस्ड ऑन फेजेस। अब आपको पता है फेज क्या होता है, हाउ विल यू डिफाइन फेज? जिसमें आपके प्लाज्मा आ जाते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आ जाते हैं, फर्मी आयोडाइज कंडेंसेट आ जाते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आ जाते हैं। तो ये सारी बातें थोड़ी करेंगे हम, ये बेसिक कोर्स है आपका, कोई एडवांस कोर्स थोड़ी है। तो ये तीन चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर आपको लिखना है तो इसके अलावा हमारे प्लाज्मा होते हैं, डीजनरेटेड गैसेस होती हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होते हैं, फर्मी आयोडाइज कंडेंसेट होते हैं, सो ऑन। ठीक है, तो इन सब की हम बात नहीं करेंगे, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं फेज की, तो फेज क्या होता है, व्हाट इज फेज, वो आपको पता है। ठीक है, उन सब में हम डिटेल में नहीं जा रहे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन मैटर का। बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन आपके क्लासिफिकेशन, इसमें आपका मैटर जो है दो कैटेगरी में आप डिवाइड करते हो, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अभी जो मिक्सचर है आपको पता है आप फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस आपकी दो कैटेगरी में आप फर्दर डिवाइड करते हो, एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट में आपके तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, आपको पता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। कंपाउंड्स में आपके दो तरह के तीन तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं, वो आपने पढ़ा होगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। करेक्ट, तो ये आपका मैटर का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। एलिमेंट कौन से होते हैं, जो सिमिलर टाइप के एटम से बनते हैं। कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो आपके डिफरेंट टाइप के एटम से बनते हैं। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, जो आपके सिंगल फेज में एग्जिस्ट करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो आपके मोर देन वन फेज में होते हैं।
ओके, तो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्राइटेरिया हो गया। तो ये मैटर है। अब इस मैटर के बेसिस पे हम सिस्टम डिफाइन करते हैं एज एनी रीजन इन स्पेस, एनी रीजन और स्पेस इन यूनिवर्स which is under observation या फिर अगर मैं प्रॉपर्ली लिखूं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, स्पेस इन यूनिवर्स कंटेनिंग मैटर अंडर ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस। ठीक है सर, मिक्सचर अगेन, मिक्सचर की बात करेंगे। एनी रीजन और स्पेस इन यूनिवर्स कंटेनिंग मैटर अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्पेस यूनिवर्स में जिसके अंदर मैटर है और जो ऑब्जर्वेशन में है या फिर आप एनालिसिस कर रहे हो या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्योंकि ये सिलेबस का ही पार्ट है, तो आई होप आप चीजें समझ पाओगे। तो जैसे आप देख सकते हो इस बॉटल में आपका पानी है, आपको दिख रहा होगा, एयर भी है। सपोज विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप और एनी डिवाइस, अगर मैं सारा का सारा पानी, सारी की सारी एयर इसमें से रिमूव कर दूं, ठीक है, मतलब बॉटल के अंदर कुछ नहीं बचा है, टोटल एम्प्टीनेस है। ठीक है, दिस बॉटल इज टोटल एम्प्टी। तो क्या इस सिस्टम को, इस बॉटल को मैं एक सिस्टम मान सकता हूं? कैन वी कंसीडर एम्प्टी बॉटल एज सिस्टम? नो, करेक्ट, नहीं मान सकते। क्यों? बिकॉज सिस्टम होने के लिए मैटर इज इंपॉर्टेंट, मैटर होना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पहली बात की थी मैटर के बारे में, मैंने इसलिए ये चीज बताई जो कि आप इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, बट ये बहुत ही बेसिक है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये मैटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो जनरली सॉलिड लिक्विड गैस, और केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो मिक्सचर। और मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं आपके, आप सिंपल लिख सकते हो अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, जहां पे भी 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट होंगे उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल अगर लें समझने के लिए, गैस तो है सर बोतल के अंदर, नहीं है विशाल, मैंने बोला ना सब कुछ निकाल दिया, टोटल एम्प्टीनेस, नो सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल भी नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल की अगर हम बात करें जैसे वाटर एंड सॉल्ट, तो आपको पता है वाटर एंड सॉल्ट की जब बात करते हैं तो क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट का मतलब आपका एक मिक्सचर हो गया, और आपका जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर इस वाटर में मैं सॉल्ट ऐड करूं, इन दिस वाटर इफ आई ऐड सॉल्ट, क्या होगा? सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। नाउ कैन यू सी सॉल्ट पार्टिकल्स फ्रॉम योर आईज? आफ्टर एडिंग सॉल्ट कैन यू सी सॉल्ट पार्टिकल्स फ्रॉम योर आईज? नहीं देख सकते, बट हमें पता है कि सॉल्ट है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि सिंगल फेज में है। ठीक है, बट वहीं पे अगर मैं वाटर में सपोज सैंड पार्टिकल्स ऐड करता हूं, सैंड पार्टिकल्स, सैंड, तब तब हम सैंड पार्टिकल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये मतलब होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। होमोजीनियस मिक्सचर जो आपके सिंगल फेज में एग्जिस्ट करते हैं, और हेट्रोजीनियस जो मोर देन वन फेज में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप अब क्लियर है आपको, जिसने भी पूछा था ये डाउट मिक्सचर के बारे में। ठीक है, एक और सुंदर एग्जांपल लें तो जैसे एयर है आपके रूम में, अभी आप लोग जहां पर भी बैठे हो अपने रूम में एयर है क्या? एंड वी नो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या एयर में आप अलग अलग कंपोनेंट्स देख सकते हो कि यार वो देखो CO2 का मॉलिक्यूल जा रहा है, अरे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये देखो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल निकला हमारे सामने से? कैन वी सी दिस? नो। तो ये सब क्या है? हम नहीं देख सकते ना, तो इसलिए ये वन फेज मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्मिटी है। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब यही होता है कि जो आपके, कहां गया, एक एनी रीजन और स्पेस इन द यूनिवर्स जो मैटर जिसमें है और उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। मेटलॉइड, मेटलॉइड आप कह सकते हो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। वो सभी एलिमेंट्स जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, उसे हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी जो जनरल साइंस में केमिस्ट्री वगैरह की क्लास होगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स हमें कंप्लीट करना तो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है, या फिर क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगा, क्लास के एंड में पूछ लेना है ना, पहले आज का कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं गाइस। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। और बहुत ही सिंपल है इन्हें समझना। ठीक है, या इनका क्लासिफिकेशन, तो हम क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन वो हम करते हैं बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। पहला मास ट्रांसफर, या फिर आप बोल दो एक्सचेंज, और दूसरा एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी। ठीक है, हीट वगैरह नहीं बोल रहा मैं, एनर्जी बोल रहा हूँ, एनर्जी कुछ भी हो सकती है, वो हम बात करेंगे अभी। सर पीपीटी से पढ़ाएं जल्दी हो जाएगा, ओके शुभम, बट मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे कराऊंगा ज्यादा जल्दी होगा। ठीक है, आई एम मोर कंफर्टेबल लाइक दिस।
जो चीजों को हम खुद से करते हैं। तो मास ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर का मतलब मास से मतलब हो जाता है मेरा मॉलिक्यूल से, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लूं, सपोज एक कप ऑफ टी है, इट इज अ हॉट कप ऑफ टी, और अगर आपको कॉफी पसंद है तो कॉफी मान लेना, ठीक है। इसे हमने टेबल के ऊपर रख दिया, अपने रूम में। अरे भाई उठ जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे टेबल के ऊपर हमने इसे रख दिया है, तो अब इसमें अगर आप नोटिस करो क्या हो रहा है, ये जो वेपर्स दिख रही होंगी आपको ऊपर जाती हुई एयर में, तो अगर ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये मैंने सिस्टम बाउंड्रीज बना ली, ठीक है, दीज आर द सिस्टम बाउंड्रीज। सिस्टम बाउंड्रीज मतलब सिस्टम की सरफेस, ऐसा भी आप सोच सकते हो, ठीक है, जो उसे बाकी की यूनिवर्स में अलग रखती है। जैसे ये बॉटल है, तो बॉटल की ये सरफेस इसे बाकी सबसे अलग कर रही है, ठीक है, तो ये सिस्टम बाउंड्रीज है। तो यहाँ पे जो वेपर्स हैं आप देख सकते हो, वेपर्स आर गोइंग इन एटमॉस्फेयर, वेपर्स हवा में जा रही हैं, तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है, मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं सिस्टम से बाहर। इसी तरह हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो भी जा रही है सिस्टम के बाहर, ठीक है। हीट तो जा ही रही है ना, आपको पता है, क्योंकि हॉट कप को अगर मैं लाके रख दूं हॉट टी को, तो थोड़े टाइम में उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा जैसे हवा का है, रूम का है, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये मेरा ओपन सिस्टम हो गया, जहां पे हीट मास का ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों होते हैं। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब इसी में सपोज इस कप के ऊपर मैं अगर एक प्लेट रख देता हूं, एक प्लेट रख दी, ठीक है, और जब प्लेट रख दी तो आपको पता है क्या होगा, अब वेपर्स तो हवा में नहीं जा सकती, ठीक है, वेपर्स हवा में नहीं जाएंगी, बट मतलब मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, पर ना हवा कप के अंदर जाएगी, ठीक है, बट हीट ट्रांसफर विल हैपन थ्रू द वॉल्स। ये जो कप है इसकी वॉल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्लोज सिस्टम होता है, जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होता बट एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी ट्रांसफर किसी भी फॉर्म में हो, डजंट मैटर, इसलिए मैंने एनर्जी लिखा है, हीट नहीं लिखा, ये ध्यान रखना। अब वो हीट की फॉर्म में हो, वर्क की फॉर्म में हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मास से हमारा मतलब मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो वो क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसी का तीसरा केस हो जाता है, अगर आप इसे प्लेट रखने के बाद क्या करें, इसे रैप कर देते हैं इंसुलेशन से, पूरे कप को अच्छे से, ठीक है, इंसुलेशन लगा दी हमने चारों तरफ। तो जब इंसुलेशन लगा दी तो आपको पता है ना मास जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल नहीं जा रहा, ना अंदर आ रहा है, हीट थी वो भी नहीं जा रही, ना अंदर आ रही है, ठीक है, सब कुछ बंद हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। यस, जैसे थर्मस होती है, जैसे आपकी ये थर्मस होती है, ना पानी कुछ अंदर जा रहा है, ना बाहर जा रहा है, ना हीट अंदर जा रही है, ना बाहर जा रही है, ये मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है। हाँ, एल्यूमिनियम फॉइल या कोई सी भी इंसुलेशन लगा दो, डजंट मैटर, इंसुलेशन से हमारा मतलब यही होता है ना। क्लियर है सभी को गाइस, सिस्टम की क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब वापस एनर्जी पे आते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस विद क्लोज सरफेस, नो, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस आपने बोल दिया फिर आप उसे आइसोलेटेड नहीं बोल सकते, क्योंकि आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं होगा ना कुछ अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, कैसे करोगे इसे, ऐसे समझो एक तिजोरी है, ठीक है, या फिर आपका बैंक अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल। तो आपका बैंक अकाउंट अगर सपोज फ्रीज हो गया केवाईसी की वजह से या जो भी रीजन है, क्या आप उसमें से पैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, ठीक है। जनरली हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ ये मान के चलो आप ऐड भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ना आप ऐड कर पा रहे हो ना निकाल पा रहे हो, तो वो मेरा सिनेरियो हो गया आइसोलेटेड। सर एडियाबैटिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है ओनली, नहीं स्ट्रेंथ ऐसा जरूरी नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर चेंज हो सकता है, वो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे जब भी आप लोगों का थर्मो होगा, ठीक है। मैं थर्मो नहीं करा रहा, वरना मैं आपको बता देता। तो आई होप गाइस सिस्टम का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सिस्टम में हमारा सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है, मिक्सचर भी आ सकते हैं, प्योर सब्सटेंस भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों, तो मुझे इस चीज का आंसर करो आप। ये एक एग्जांपल रख रहा हूं मैं आपके सामने, इसमें किस केस में फोर्स जीरो होगा? हेलो, ठीक है, ये तीन केसेस हैं आपके पास, इन तीनों केसेस में मुझे वर्क डन बताओ कितना होगा, वर्क फोर्स कह रहा हूं, सॉरी वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, फॉर्मूला बताओ वर्क डन का,
क्वेश्चन, हाँ जीरो ठीक है, थर्ड में जीरो होगा। वर्क डन क्या क्या होगा तीनों केसेस में, उसका फॉर्मूला। लैग हो रहा है क्या? मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। आई थिंक अब नहीं हो रहा होगा लैग। तो पहले केस में फोर्स वर्क डन कितना होगा? करेक्ट, एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा एक्स। सेकंड केस में वर्क डन कितना होगा? वो भी सेम ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ एरो का साइन थोड़ा गलत हो गया था, तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली एफ इंटू डेल्टा एक्स, करेक्ट। और थर्ड केस में वर्क डन कितना होगा? जीरो, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। क्लियर है आई होप ये सभी को? या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कॉस थीटा इज जीरो। हाँ, जब तक एंगल मेजर नहीं किया हम नहीं बोल सकते, पर आपका एक सिंपल सा कॉमन सेंस की बात हो रही है, और कॉमन सेंस के ही क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन, इसमें इतने डिटेल में नहीं आएंगे। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं एक घंटे 2 घंटे में? पता है आपके पास, आप लोगों को? 150 क्वेश्चन कितने टाइम में? इन 120 मिनट्स, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, यानी आपके पास टेक्निकली 1 मिनट में मोर देन 1 क्वेश्चन करने हैं। यही लॉजिक हुआ ना? मतलब फॉर एवरी क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट भी नहीं है, और क्वेश्चन को पढ़ने में ही 15-20 सेकंड 30 सेकंड तो लग जाते हैं। यानी 15 सेकंड के लिए आपको डिसाइड करना है 15 से 20 सेकंड में कि आंसर क्या होगा। तो आपको लगता है वो खुद ऐसा क्वेश्चन रखेंगे जिसमें आपका इतना ज्यादा डिटेल हो किसी भी टॉपिक में, आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड या जो भी सिलेबस है प्रीलिम का, उसमें आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक क्या आएगा जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो या बहुत ज्यादा डिटेल्ड में चीजें पूछी हैं? नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, जो भी आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हो ना, उसे लाइक अ स्टोरी पढ़ते रहो बस। याद करने के चक्कर में मत पढ़ो, वो अपने आप याद हो जाएगा। जस्ट रीड लाइक अ स्टोरी। एग्जाम में वैसे भी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोच पाओ कुछ, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, है ना? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वही कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है कि आप चीजों को कितना एनालाइज कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, उसे ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। अगर डिटेल में कराना होता ना 10 सेशन में नहीं होगा, कम से कम इसमें लगेंगे आपके 50 सेशन, 2-2 घंटे के। पूरा एक कोर्स होता है ये बीटेक में। और ये एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल से भी ज्यादा से ज्यादा आपके कितने 3-4 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 4 क्वेश्चन कह रहा हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। इतना बड़ा सिलेबस है, 22 टॉपिक है लगभग आपके, 22 सब्जेक्ट। ठीक है, अगर 150 क्वेश्चन को 22 से भी डिवाइड करो तो ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट से लगभग 2-3 क्वेश्चन कितने बन रहे हैं? 7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आएंगे। तो सोचो आप कहाँ इतनी डिटेल में जाने की नीड है, क्यों इतना हेडेक ले रहे हो? बहुत ईजी है, बस समझते रहो, करते रहो स्टोरी की तरह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, तो जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क बताओ आपसे क्या होगा, व्हाट विल बी द वर्क डन? सिंपल, तो आपका फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का इंक्लाइन, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, मतलब वेयर थीटा इज 30 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? फोर्स एफ दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे गिवन नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा पुल्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बाय 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर से उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इंटू डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। बस हो गया सॉल्व, यही है, 75 √3 न्यूटन, सॉरी जूल। सी हाउ इजी इट इज, इसमें कोई दिमाग लगाना पड़ा नहीं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, चांसेस है, जरूरी नहीं आए, पर इस तरह के आएंगे, अगर आएंगे तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, बहुत ईजी चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी हमें समझ में आया क्या होती है। कोई भी प्रोसेस करने के लिए, चेंज करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है वहां पे 129.9। सुमन, आई लाइक योर डेडिकेशन, बट वहां कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऐसे ही छोड़ेंगे आंसर। और अगर करना होगा तो वो आपको मेंशन करेंगे √3 की वैल्यू ये है 1.732, ठीक है। तो एनर्जी को एबिलिटी कोई भी प्रोसेस करने के लिए, चेंज करने के लिए, वर्क करने के लिए, ठीक है। अब एनर्जी हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासिफाई डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक आती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी, ये सब है जो आपके सिलेबस में, इसमें हम सब्जेक्ट में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी आएगी पिक्चर में। एंड लास्ट केमिकल एनर्जी। यस भाई यस, ठीक है, ये सब। हाँ, हम वो सब नहीं जा रहे, ऐसे तो फिर बहुत सारी फॉर्म्स आ जाएंगी। हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इन सब की हम बात करने वाले हैं। थैंक यू अक्षय फॉर हेल्पिंग। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो क्या किसी को पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है m इंटू जी इंटू एच। अभी m इंटू जी इंटू एच कहाँ से आया? तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यस, पोटेंशियल एनर्जी अगर डिफाइन करना, डेफिनेशन लिखनी, तो वो होती है एनर्जी ड्यू टू एलिवेशन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पोजीशन, इन सिंपल वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो उसके पोटेंशियल की वजह से या पोजीशन की वजह से या एलिवेशन की वजह से होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, वो समझते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, मजा आएगा आप लोगों को। तो सपोज ये मेरा ग्राउंड है, मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे m kg का ग्राउंड के ऊपर, और मुझे इसे लिफ्ट करके यहां तक ले जाना है h हाइट पर, सपोज यहां पर। ठीक है, न्यू पोजीशन। तो क्या कोई मुझे बता सकता है इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए कितना वर्क लगेगा? वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट। करेक्ट। आपको पता है वर्क क्या होता है? वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे फोर्स कितना है? फोर्स विल बी द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज m इंटू जी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अगर आप ग्राउंड के रेफरेंस में देख रहे हो तो? h का। ठीक है, अब होता क्या है, इसे आप ऐसे समझो। ठीक है, जैसे ही मान लो ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप उठा के यहां रख रहे हो, तो आप कुछ वर्क कर रहे हो। ठीक है, क्यों कर रहे हो वर्क? बिकॉज आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हो। यस डॉक्टर स्ट्रेंज, ये 11th की ही फिजिक्स है भाई, अगर आपने कर रखी है तो आप क्लास लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को नहीं कराई जाएगी, न्यू। सब चीजें वो है जो आप लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th में कर चुके हो। इसलिए डिप्लोमा, बीटेक सब एलिजिबल है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो गाइस, इसे अगर आप यहाँ से लेके जा रहे हो, अगर यहाँ से आप इसे छोड़ दोगे क्या होगा? इफ यू जस्ट लीव दिस, इट विल फॉल। वाई फॉल? क्योंकि वो नेचर की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, नेचर है, प्रकृति है, बट आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो आप जब नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपको कुछ एक्सटर्नल एफर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा क्या है? वो है वर्क। ठीक है, जो हम नेचर के अगेंस्ट करते हैं। तो ये जो अगेंस्ट आप कर रहे हो टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये जो वर्क आप कर रहे हो क्या होगा? ये वर्क इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क विल बी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी वजह से जब आप यहां से इसे छोड़ोगे तो ये वापस नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर थी, जो एनर्जी आपने वर्क किया, वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और अभी आप छोड़ दोगे तो ये वापस नीचे आएगा। तो नीचे आने का रीजन है ना, आप कहते हो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, वो तो ठीक है, बट रीजन क्या है? उसके अंदर भी अगर डेप्थ में जाए, व्हाट इज द रीजन कि ये नीचे क्यों आ रहा है? तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो सब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करती हैं। ये ध्यान रखना। ऑल थिंग्स इन यूनिवर्स मूव फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। ठीक है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी के लिए। अब यहाँ पे आपने जो वर्क किया उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ गई, बट अगर मैं ग्राउंड पे पूछूं, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन दिस केस? यहाँ पे ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ गए? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी गाइस। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है इस तरह से कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में कितना वर्क लगा, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हम वो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी की बात। डेटम आपके चॉइस है। हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा रोहित। ठीक है, मैं उसी की बात करने वाला था आगे। अब डेटम से अच्छा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, एंड दीज आर द फ्लोर्स, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है।
ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये थर्ड फ्लोर हो गया, ये फोर्थ फ्लोर हो गया, ये फिफ्थ फ्लोर हो गया, ये सिक्स्थ फ्लोर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है मेरा, सपोज सम ऑब्जेक्ट इज हियर ऑन द सेकंड फ्लोर जिसका मास m kg है, तो आप बता सकते हो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब यहाँ ध्यान से समझना आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आप किस रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। ठीक है, अगर आप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्लोर निकाल रहे हो, जीएफ का मतलब ग्राउंड फ्लोर है, मैं क्लियर कर देता हूँ, कभी आप में से कोई ज्यादा शैतानी करके कुछ और लिखना शुरू कर दे। ठीक है, बिकॉज यू मोस्ट ऑफ यू आर इंजीनियर्स, और इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी ग्राउंड फ्लोर के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्राउंड फ्लोर के रेस्पेक्ट में ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हाइट क्लियर किया, वो तो आप सभी को पता ही है ना, जो बिल्डिंग्स होती है जनरली उनके फ्लोर्स की हाइट कितनी होती है, हाइट का डिफरेंस इन द फ्लोर्स 11 फीट, यस 10 to 12 फीट होता है जनरली, 3 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ 3 मीटर ना मान के हम एल ले लेते हैं, सपोज एल ले लेते हैं, एल मीटर, मास आपका एम के जी हो गया। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्लोर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, एम इंटू जी इंटू 1 2L, करेक्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फ्लोर, तब कितनी होगी, 0। और अगर आपसे पूछा जाए विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्लोर, तब mg इंटू एल। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझना, अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट सपोज मैंने यहां फिफ्थ फ्लोर पे रख दिया। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं यार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चलो छोड़ो, एक मिनट रुको, पोटेंशियल एनर्जी एट न्यू पोजीशन, ये बताओ। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्लोर कितनी होगी, आपको बताए, एम जी मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 5L। विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फ्लोर कितनी होगी, एम जी मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3L, 4 क्यों होगी, 1L 2L 3L 4L 5L ही होगी ना फिफ्थ फ्लोर की। और विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फ्लोर 3L, और विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्लोर mg इंटू 4L, करेक्ट। अच्छा आप लोग आगे वाला लिख रहे थे, ओके ओके ओके, ठीक है, तो से ये आया। अब अगर आपसे कोई पूछे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्लोर देखो, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्लोर देखो, या विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फ्लोर देखो, कितनी आ रही है, mg इंटू 3L, mg इंटू 3L, mg इंटू 3L, सेम आ रही है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था ना डेटम वाला, तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया टू मेक इट क्लियर कि जब डेटम या रेफरेंस की बात होती है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू किस चीज के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो अगर आपसे वैल्यू पूछी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की तो वो वेरी करेगी, बट अगर आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा तो वो हमेशा सेम होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम रेफरेंस की बात नहीं करते, वी डोंट केयर अबाउट द रेफरेंस, द डेटम। आई होप इट इज क्लियर। तो उस केस में माइनस हो जाएगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट ग्राउंड फ्लोर पर है और फिफ्थ फ्लोर के रेस्पेक्ट में पूछेंगे तो माइनस हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपको पता ही होगा ना, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, आप नीचे आ रहे हो इसलिए नेगेटिव हो जाएगी। सॉर्टेड। यस, अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। हाफ इंटू एम वी स्क्वायर से हमारा मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू एनर्जी ऑफ सिस्टम और ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, या फिर आप बोल सकते हो मूवमेंट, या आप बोल सकते हो वेलोसिटी, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। प्रशांत अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट करके पूछ सकते हो, लाइव कॉल हम अभी नहीं ले सकते। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे वर्क डन आता है, वो क्या होता है, ठीक है। प्रशांत लास्ट में डाउट पूछ लेना है ना, अरे इतने सारे लोगों का डाउट है।
पोटेंशियल एनर्जी आपकी नई पोजीशन पे क्या है, ये है, ये तो आपको समझ में आ गया सभी को। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा, चेंज क्या होता है, आई होप ये आपको क्लियर होगा ना। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट। तो आप देख लो फाइनल माइनस इनिशियल कितना डिफरेंस आएगा इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में सेम ही आ रहा है ना। तो इसलिए मैंने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डेटम, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आएगा, इस आई होप ये भी आपको समझ में आता होगा, ठीक है। देखो वर्क डन क्या होता है, हमें पता है वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना होगा, तो यहां पे सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस जिसका मास m है, इनिशियली वो स्टेशनरी है, रेस्ट पर है। अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, नाउ वी अप्लाइड द फोर्स। और जब हमने यहां इस पे फोर्स लगाया तो उस वजह से क्या हुआ, F, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये फोर्स कांस्टेंट है जो हम लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। मान लो v इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, इनिशियली ये रेस्ट पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत ही बेसिक टर्म्स में बात करें तो आपको पता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्लियर। तो अभी या तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लो या फिर ऐसे ही कर लो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इक्वेशन ऑफ मोशंस भी आप लोगों को पता होंगी, इक्वेशन ऑफ मोशंस जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन होती है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन होती है आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, करेक्ट, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से अगर आप थर्ड इक्वेशन से देखोगे तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, ठीक है। और आपके पास वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, वो ये है ma, डिस्प्लेसमेंट कितना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी u 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, तो ऐसे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से वर्क कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब समझे, मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जो आपने वर्क किया, द वर्क डन बाय यू टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, दैट वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था लाइक दिस, अब मैंने इस पे कुछ फोर्स लगाया, मैंने कुछ वर्क किया ताकि ये मोशन में आ जाए। अब उस मोशन में आने के लिए जो वर्क मैंने किया वो वर्क स्टोर हो जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो इसे आप ये भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन टू मेक द ऑप्शन टू मेक द ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। समझ में आया ये सभी को आपको, यस, ऑल एनर्जीज आर फॉर्म ऑफ वर्क, वही तो हम पढ़ते हैं राजीव, ऑल एनर्जीज। एंड व्हाट इज एनर्जी, सिंपल जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वही मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ एक्चुअली क्या मतलब है, और यही हमारा सिलेबस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज मेरे पास एक कार है, ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, अ कार इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन और वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार कंप्लीटली, ठीक है। कार को कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए कितना वर्क लगेगा, प्रोवाइडेड दैट मास ऑफ कार इज 400 kg। $80,000, आओ देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता वो उसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, कितना भी वर्क हमें करना है, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतना ही लगाना होगा, ठीक है। ये अभी हम समझ चुके हैं। मास कितना दिया है आपको, 400 kg, वेलोसिटी दी है आपको 20 मीटर पर सेकंड, तो ये देखो ये हो गया 200 kg मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर 400, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ देखो 200 इंटू 400 कितना हुआ, 2 इंटू 4 8 और 0000 केजी इंटू मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को मैं मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूँ। अब ये यूनिट्स आपको पता ही है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता मैं लिख भी देता हूँ। 1 न्यूटन इज इक्वल टू सी। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, 1 न्यूटन कैपिटल एन, मास की 1 केजी, एक्सेलरेशन की 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आपको समझ में आएगा 1 न्यूटन होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स या फिर व्हाट इज 1 न्यूटन, कैसे डिफाइन करोगे या इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी आएगी, अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको बताना चाहिए 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी। एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 1 केजी बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1 केजी की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए जो फोर्स लगा वो 1 न्यूटन होता है। तो इसलिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर जूल, और न्यूटन मीटर का मतलब जूल होता है, ये हम बात करते हैं, ये हमें पता है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, 80,000 जूल का वर्क करना होगा टू स्टॉप द कार, या फिर आप 80 किलो जूल भी लिख सकते हो अगर किलो जूल में पूछा जाता है तो, ठीक है। ये भी आप सभी को पता होगा 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। सॉर्टेड है। ठीक है। अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन जो आपका आ सकता है एग्जाम में बाई चांस, ऐसे सिंपल ही आएंगे वन लाइनर वाले जिसे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी रैप अप हो जाएगा। व्हाट इज द वर्क डन, अरे लैग नहीं है, रिफ्रेश किया था मैंने, और आई शुड से व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार from 30 kilometer per hour to 60 kilometer per hour if the mass of car is 1500 kg. क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, जो ये क्वेश्चन है ना एज इट इज नहीं आएगा। मैंने तो ये जान के इस तरह से दिया ताकि आप लोगों का एक बेसिक आइडिया भी लग जाए। दो तीन इस तरह के उस पर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यस, पहला आपको स्पीड का चेंज, यूनिट्स चेंज करनी आनी चाहिए। तो ध्यान रखना 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर आपको कन्वर्ट करना आप डायरेक्ट कर सकते हो इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपको पहले कार की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यू नो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ देखो किलोमीटर पर आवर कैंसिल, 5/18 तो 30 इंटू 5 150 डिवाइडेड बाय 18, मतलब अगर आप इसे 6 से डिवाइड करोगे तो नीचे 3 ऊपर आ जाएगा, 6 2 जा 12, 25/3 मीटर पर सेकंड। ऐसी फाइनल वेलोसिटी आपकी है 30 से 60, उसे करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। सेम वे में ये कितना हो जाएगा आपका, इसी का डबल होगा यहाँ पर, वो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम v2 स्क्वायर इनिशियल, हाफ एम v1 स्क्वायर, ठीक है। बस तो आप सॉल्व कर सकते हो, हाफ एम कॉमन ले लो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो मास दे रखा है आपको 1500 kg, फाइनल वेलोसिटी 50/3 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 25/3 का स्क्वायर। ये 50 का स्क्वायर 2500, 3 का 9, 25 का स्क्वायर 625, 3 का स्क्वायर 9। तो इसे आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हाफ इंटू 1500, 9 कॉमन आ गया, अंदर बचा 2500 माइनस 625,
आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। कैलकुलेशन इज सो इजी। 2500 माइनस 625, यहाँ से 625 चाहो तो वो भी कॉमन ले लो। मैंने बोला ना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन आया तो यहाँ पे वो स्पीड आपको ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में देगा, ठीक है। स्पीड आपको वो मीटर पर सेकंड में ही देगा, बट मैंने जान के यहाँ पे किलोमीटर में रखी है ताकि आप लोगों को ये मैं यूनिट कन्वर्जन का आइडिया दे पाऊँ, इन केस अगर किसी को नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होगी तो स्किप कर देना, जैसे आकाश ने बोला सही, और नोट कर लेना साइड में कि ये क्वेश्चन है जो मैंने स्किप किया है। मैं कर सकता हूँ बट मैंने स्किप कर दिया अभी के लिए, ताकि बाद में अगर आपके पास बाई चांस टाइम बचता है 10-5 मिनट का, और तो आपको पता होना चाहिए ना पीछे जो क्वेश्चन छोड़ के आए उनमें कौन सा करना है कौन सा नहीं। मैंने बोला ना बाई चांस अगर बचता है टाइम, जरूरी नहीं ना कि बचे ही, मैंने कहा बाई चांस अगर बचता है तो। बट यूनिट कन्वर्जन वगैरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट में नहीं ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक पेपर, तो यहां से इसका आंसर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा 15625 जूल, ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा। एनीवेज ये करना नहीं है आपको इस तरह के क्वेश्चन, बस पता होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज आती है वर्क डन की, जब हम बात करते हैं बहुत ही बेसिक है, आप लोग इसे फिजिक्स में भी पढ़ोगे शायद, ठीक है, बट क्योंकि हमारे इसमें है वर्क एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने सोचा मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है तो उसमें कितना वर्क लगता है वो भी आपको पता होना चाहिए। स्प्रिंग की भी अपनी एक एनर्जी होती है, उसका डायग्राम भी लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लाइक यू कैन सी इनिशियली ए, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसपे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है दिस। अब आप उसे पुश कर रहे हो या फिर आप फोर्स लगा रहे हो, तो आप जब फोर्स लगा रहे हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एक्स का, एज यू कैन सी। अरे तो ये एक्स का आपने फोर्स लगाया जिससे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स यूनिट का, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आपसे पूछे कितना वर्क किया, तो वर्क क्या होगा, उसका फॉर्मूला ये होता है, फोर्स का होता है माइनस के एक्स, और वर्क का क्या हो जाता है, यू नो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स किया आपने मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना किया स्प्रिंग पे आपने, माइनस के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट एक्स का, तो ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर। और अगर और ज्यादा पुश किया लाइक दिस, तो वो एक्स प्लस एक्स डिस्प्लेसमेंट 2x का हो जाएगा उस केस में, बट फोर्स इतना ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस केस के लिए वर्क डन हो जाएगा आपका माइनस के एक्स स्क्वायर, और इस केस के लिए वर्क डन हो जाएगा आपका माइनस के एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x, दैट मीन्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ के एक्स स्क्वायर। मैं बात कर लूंगा जसपाल सर से, मैंने बोला मैं आपको ये शेयर करवा दूंगा। क्लियर है सभी को। और ये हमारा हुक्स लॉ होता है गाइस, इसी को हम हुक्स लॉ बोलते हैं। ये जो के है दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर आप फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और कंप्रेस अ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेशन एक्स, ठीक है। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फाइनल वो लिख देता हूँ इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये तो नॉर्मल लिखी है, बट इसे वेक्टर की फॉर्म में जब करके जब सॉल्व करते हैं तो आपका वर्क डन ये नहीं आता, तो आपका वर्क डन का जो इसमें फॉर्मूला बनेगा वो ये बनता है। आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए, वो डेरिवेशन वगैरह हम नहीं कर रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। माइनस 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस 1 सॉरी 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई से मेरा मतलब हो गया इनिशियल पोजीशन, और एक्स एफ से मतलब हो गया फाइनल पोजीशन स्प्रिंग की, ठीक है। और आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, वर्क इक्वल टू हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर, लाइक दिस। यस राहुल, वो मैंने वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्म में करते हैं, क्योंकि फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये तो बेसिक चीजें आपको पता होंगी, है ना। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए जब इसे सॉल्व करके करते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको ये सब करने की नीड नहीं है। अगर किसी को डेरिवेशन वगैरह समझना है तो आप अपनी बुक में देख सकते हो, कोई सी भी फिजिक्स की बुक में, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देखोगे तो चलेगा। क्लियर है गाइस।